हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 6 अक्टूबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 6 अक्टूबर 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले कल के रिवीजन से। तो कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था कि विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 4 से 10 अक्टूबर के बीच मनाया गया। इसके अलावा हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि भाई 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? दुबई, यूएई में। और $500 बिलियन की संपत्ति पहुंचने वाले पहले व्यक्ति, इंडिविजुअल व्यक्ति बन गए हैं एलन मस्क। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा पुरस्कार मिला है भारत को। और विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने जीता है सिल्वर मेडल। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ बनाए गए आशीष पांडे। और पर्यावरण विज्ञान में तमिलनाडु वैज्ञानिक पुरस्कार या टांसा पुरस्कार 2022 मिला है डॉक्टर आर आर्थर जेम्स को। मनसुख मंडाविया जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने माई भारत मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। आयुष मंत्रालय ने प्रोफेसर बनवारी लाल गौर को, वैद्य नीलकंठन मूस ईटी को और वैद्य भावना पराशर को राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार दिया हुआ है। बनारस घराने के आध्यात्मिक गायक रहे पंडित छन्नू लाल मिश्रा का निधन हो गया है। ये पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित थे। तो ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे लास्ट डेली करंट अफेयर की वीडियो से। अब हम लोग आज की करंट अफेयर की क्लास देखेंगे। अच्छा, वीकली नहीं हो पाई थी। वीकली करंट अफेयर अभी जब ये अपलोड होगी तो इसके कुछ ही समय के बाद वो लाइव हो जाएगी। ठीक है, कल नहीं हो पाई लेकिन अभी आज लाइव हो जाएगी। चलिए, तो और इसकी पीडीएफ वगैरह आप जानते हो एमजेटी ऐप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर भी पीडीएफ दी जाती है। पीडीएफ आप अरत्ताई चैनल से भी डाउनलोड कर सकोगे आने वाले दिनों में। अभी अरत्ताई चैनल पर वन लाइनर दिया जा रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है अरत्ताई चैनल का। सभी लोग ज्वाइन कीजिए। हम लोग तेजी से उस पर मूव करने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा, है ना। बहुत ज़्यादा उस पर कंटेंट आएगा आने वाले दिनों में। तो अरत्ताई यूज़ कीजिए, सेफ़ है, सिक्योर है, इंडियन ऐप है। आपका डाटा प्राइवेट रहेगा, प्राइवेसी रहेगी उसमें, और इनक्रिप्शन वाला है, मतलब सारा चीज़ उसमें फीचर है ही। व्हाट्सएप से भी बहुत सारे बेहतर उसमें फीचर्स हैं। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? आज का पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। आप जानते हो 5 सितंबर को हम लोग राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं, है ना, नेशनल टीचर्स डे। और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाते हैं। विश्व शिक्षक दिवस मनाते हैं। तो आप देखो, एक गुरु दक्षिणा ही समझ करके आप आज ही अरत्ताई ऐप को डाउनलोड करो। अरत्ताई ऐप को डाउनलोड करो। 3.5 लाख डाउनलोड पर डे के हिसाब से चल रहा है ये, है ना। मैं आज इस पर सेशन करूंगा। बहुत तेजी से ये सबको पछाड़ रहा है इस समय। ऐप स्टोर पर और गूगल प्ले स्टोर पर दोनों पर टॉप पर चल रहा है। आप भी इसको डाउनलोड कीजिए। ओटीपी आने में थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन इंतज़ार कीजिए, जब ओटीपी आए रजिस्टर कीजिए। और चैनल भी वहाँ पर आपको एमजेटी एजुकेशन मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन कीजिए। ठीक है, अमेरिका वालों को सबक सिखाना है। तो थीम है इस बार की सैल्यूट टू टीचर्स। इस बार की थीम है टीचर्स दिवस की। समाज में शिक्षकों के योगदान को याद करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। खैर, ये शुरुआत कब से हुई है? तो शुरुआत इसकी 5 अक्टूबर 1994 से हुई थी, जब 1966 के सम्मेलन की याद में ये मनाया गया था। 1966 में 30वीं वर्षगांठ मनाई गई थी विश्व शिक्षक समारोह की। ठीक है, तो यूनेस्को और आईएलओ ने पेरिस में शिक्षकों की स्थिति पर एक विशेष अंतर सरकारी सम्मेलन आयोजित किया था 66 में। उसी के 30 साल हुए थे तब ये शुरू हुआ। अगला, ये महत्वपूर्ण दिवस है अक्टूबर महीने में अभी तक आए हुए, इनका आप रिवीजन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब या कहें आई मैप मिशन लॉन्च किया गया? तो ये आई मैप मिशन लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा। नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। कहाँ की? अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। ठीक है ना। अभी ऑप्शन में आपको इसरो दिख रहा है, ये भारत की स्पेस एजेंसी है। सीएनएसए दिख रहा है, ये चीन की स्पेस एजेंसी है। और रॉसकॉस्मॉस दिख रहा है, ये रूस की स्पेस एजेंसी है। लेकिन इसको लॉन्च किया है आईमैप को नासा ने, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, अंतरिक्ष एजेंसी है। तो इसका ये आई मैप मिशन जो होगा, ये इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सप्लोरेशन प्रोब, नाम से ही स्पष्ट है कि ये हीलियोस्फीयर में ये मैपिंग के लिए ये लॉन्च किया जा रहा है। हीलियोस्फीयर का अध्ययन करेगा, ऊर्जावान कणों का पता लगाएगा और हीलियोस्फीयर सीमा का ये मानचित्रण
करेगा, ठीक है ना। सौर, वायु ऊर्जा, कणों, इनका चुंबकीय क्षेत्रों का अध्ययन, ये सब करने के लिए लॉन्च किया गया है। तो पृथ्वी और सूर्य लैंग्रेज बिंदु जो L1 पॉइंट है, इस पर भेजा गया है। अगर आपको याद हो तो आदित्य L1 मिशन जो हम लोगों ने लॉन्च किया था ना, आदित्य L1 मिशन, उसमें भी मैंने आपको L1 को समझाया था। आदित्य L1 लिख करके MZT एजुकेशन लिखोगे तो आपको मिलेगी वीडियो, उसमें मैंने आपको ये L1 पॉइंट अच्छे से समझाया था। ये जो भारत का आदित्य L1 मिशन था, ये भी सौर मिशन था, और ये भी उसी लाइव L1 पॉइंट पर, जिसे कहते हैं लैंग्रेज पॉइंट, उन्हीं पर किया। लैंग्रेज एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने वो पॉइंट डिसाइड किया था, तो इसी के नाम पे, उन्हीं के नाम पर एक वो किया गया है। तो आदित्य L1 मिशन ये इसरो का था, भारत का था, अपना सौर मिशन था, वहाँ पर अपना आदित्य L1 ऑलरेडी है, वहीं पर ये लोग भेज रहे हैं IMAP मिशन, ठीक है जी। चलिए, तो और बाकी नासा की स्थापना 1958 में हुई थी, वाशिंगटन DC में हेडक्वार्टर है। जेनेट पेट्रो इसके अध्यक्ष हैं, नए अध्यक्ष हैं, याद रखना नाम। RBI ने किसकी अध्यक्षता में भारत में भुगतान प्रणाली की निगरानी के लिए 6 सदस्यीय भुगतान नियामक बोर्ड का गठन किया है। एक नया बोर्ड है, एक नया एक प्रकार का यूनिट है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे आने वाले कई सालों तक इसकी जो भी बैठकें होगी वो इम्पोर्टेंस रोल अदा करेंगी, और ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम करेगा, निगरानी करेगा कि पेमेंट किस प्रकार से हो रहा है। भारत में जो भुगतान प्रणाली है, पेमेंट सिस्टम्स है, वो कैसे काम कर रहे हैं, कहीं धोखाधड़ी तो नहीं कर रहे हैं, और जहां धोखाधड़ी हो रही है उससे कस्टमर को, यूजर्स को कैसे बचाया जाए, इन सब के लिए ये काम करेगा और नियम कानून बनाया करेगा। तो आगे आने वाले दिनों में जो भी पेमेंट रिलेटेड नए नियम होंगे वो इसी बोर्ड से होकर के गुजरेंगे। इसमें अध्यक्षता मिली है संजय मल्होत्रा जी को। ये कौन है? नाम पहचाना लग रहा होगा, सुना सुना लग रहा होगा। बिल्कुल जी, याद होना चाहिए, बल्कि सुना सुना क्या, RBI के 26वें नंबर के गवर्नर हैं, 26वें ये गवर्नर हैं। तो इनको जिम्मेदारी सौंपी गई है, इनकी अध्यक्षता में 6 सदस्यीय भुगतान नियामक बोर्ड बनाया गया है। ये काम क्या करेगा कि भारत में पेमेंट सिस्टम की निगरानी करेगा, ठीक है, और निपटान प्रणाली के विनियमन, रेगुलेशन और पर्यवेक्षण का काम होगा। तो 6 सदस्यों में 3 RBI से होंगे, 3 केंद्र सरकार से होंगे, ठीक वैसे ही जैसे MPC होता है। MPC भी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में भी सेम ऐसे ही होते हैं, 3 RBI के और 3 होते हैं किसके? केंद्र सरकार से। इनका काम क्या होता है? भारत में जो रेट है, मॉनेटरी रेट्स है, उनको डिसाइड करना, उनको रेगुलेट करना, आपस में बढ़ाना घटाना, ठीक है। ये लोग मीटिंग करते हैं। अध्यक्षता इसमें कौन करता है? RBI गवर्नर। यहाँ पर मैं अध्यक्षता किसको बता रहा हूँ? RBI के गवर्नर को। आने वाले टाइम में जो भी RBI गवर्नर होगा वो इस बोर्ड का भी, जो PRB बोर्ड है, अब तक MPC सुनते थे, अब PRB बोर्ड का भी अध्यक्ष वही हुआ करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब डिसाइड होते थे। अब यहाँ पर जो पेमेंट सिस्टम होते हैं उसके जो नए नियम कानून आएंगे वो डिसाइड होंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो भुगतान नियम निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत होगा। चलिए, भुगतान बार बार आ रहा है, तो एक भुगतान के बारे में सबसे चीज़ है वो है NPCI, जिसने दुनिया भर में तहलका मचा रखा है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसने एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया ना, पूरी दुनिया कायल हो गई है। इसका प्रोडक्ट है UPI, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। UPI भारत के डिजिटल युग की क्रांति है। UPI अगर ना होता तो समझो इतना ज़्यादा डिजिटलीकरण इतना तेज़ी से शायद ही है पॉसिबल ना हो पाता। UPI ने पूरा तेज़ कर दी जर्नी। UPI एक और एक जियो को भी आपको क्रेडिट देना होगा, क्योंकि इंटरनेट ही नहीं रहेगा तो UPI कैसे करते। तो UPI जो है ये डिजिटल क्रांति लाने का समझ लो बहुत बड़ा समाधान था, NPCI ने इसे लॉन्च किया था। UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस 2016 में से लॉन्च किया गया था। ठीक है जी, समझ में आई इतनी बात। अगला एक और जरूरी बात देखो, संकल्प बैच 2025 तो ले लियो हो, अगर जिनको 2024 भी चाहिए तो उनको मात्र 100 रेट से ही पे करना है। ये बात ध्यान रहे, क्योंकि बहुत सारे आप देखो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में ऐसा तो है नहीं कि पिछले साल का पूछा नहीं जाएगा, 2024 का पूछा नहीं जाएगा। तो 2024 और 25 जिनको दोनों का चाहिए तो वो 399 पे करके दोनों ले सकते हैं, लेकिन जिनके पास 2025 है वो मात्र 100 पे करेंगे, और जिनके पास 2024 है वो भी मात्र 100 ही पे करके 2025 का ले सकते हैं। ठीक है, अगर एक है तो केवल
300 पे करना है, और अगर दोनों लेना है तो मात्र 399 में दोनों पा जाओगे। इसमें क्या क्या मिलता है तो देखिए 100% इसमें बाइलिंगुअल क्लासेस मिलती हैं। इसके अलावा आपको 12-12-24 महीनों की इसमें ई बुक मिल रही है, डिटेल क्लास नोट्स रहेगी, पीडीएफ रहेगी, स्टैटिक जीके की क्लासेस इसमें मिल रही हैं, और तो और वैलिडिटी आपको लाइफ टाइम मिल रही है। मतलब आप एक बार खरीदो, उसके बाद फिर आप 2024, 25, 26 जब भी एग्जाम दोगे आपके पास कंटेंट रहेगा, आप रिवीजन कर सकते हो। करंट अफेयर एक ऐसी चीज़ है जिसमें कन्फ्यूज़न बहुत होती है, डाउट्स क्लियर नहीं होते कई कई बार। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें चाहिए तो आप ये ले सकते हो। जिनको कॉम्बो लेना है, एक एक करके लेना है, तो आप MZT ऐप से जाकर ले सकते हो। अगर कॉम्बो लेना है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना 7235939467। इस पर आप व्हाट्सएप करोगे तो आपको सहायता दी जाएगी और आपको बताया जाएगा कि कैसे आप परचेज करेंगे, वहाँ पेमेंट का तरीका बताया जाएगा। आप एक साथ ले सकते हैं, अगर एक लिए हो तो दूसरा भी ले सकते हो। बाकी यूपीएसआई की मूल विधि की और संविधान की बुक आई हुई है, इसको भी आप ले सकते हो। MZT ऐप पर ही सब आपको मिलेगा। अगला, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस शहर में वन्यजीव सप्ताह के उपलक्ष्य में नमो वन की आधारशिला रखी है? तो देखिए, अभी वन्यजीव सप्ताह के उपलक्ष्य में नमो वन की आधारशिला रखी गई है केंद्रीय मंत्री के द्वारा मानेसर में रखी गई है। आप देखिए, यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव, इन्होंने फाउंडेशन ऑफ नमो वन हरियाणा के मानेसर में किया है, वाइल्ड लाइफ वीक में, यानी वन्यजीव सप्ताह के तहत। वन्यजीव सप्ताह चल रहा था उसमें, तो सेवा पर्व इसको विषय का नाम दिया गया है। मानेसर हरियाणा में पड़ता है, वहीं पर नमो वन लॉन्च किया गया है। ठीक है ना, वृक्षारोपण अभियान को बढ़ावा देने के लिए नमो वन है। नमो वन जगह जगह पर वनीकरण को बढ़ावा देगा, जगह जगह पर स्थापित किए जा रहे हैं, देश भर के कई स्थानों पर स्थापित किए जा रहे हैं। तो अभी वन्यजीव सप्ताह के तहत ये किया गया है। हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक विंग्स ऑफ वेलोर, इसका विमोचन किया गया? विंग्स ऑफ वेलोर ये पुस्तक है और इसका विमोचन किया है स्वप्निल पांडे ने। इसको लिखा है इन्होंने, ठीक है, स्वप्निल पांडे जी ने इसको लिखा हुआ है। ये पुस्तक है, देखिए, स्वप्निल पांडे, विंग्स ऑफ वेलोर। तो इनके द्वारा लिखी गई है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने इसका विमोचन किया हुआ है। AP सिंह ने, तो विमोचन करता होता है जो लॉन्च करता है, लेखक होता है वो जो लिखता है। तो स्वप्निल पांडे की ये पुस्तक है। तो पुस्तक और लेखक से भी क्वेश्चन बनते हैं, और ऑलरेडी आपका बैच में ये पोर्शन करा दिया गया है, ये भी ध्यान रखना। ऑपरेशन सिंदूर का विस्तृत विवरण इसमें भी दिया गया है। भी देखो, एक और सेना के ही अधिकारी रहे KGS लेफ्टिनेंट जनरल, रिटायर हो चुके हैं हालांकि, KGS ढिल्लन साहब। KGS ढिल्लन साहब ने भी ऑपरेशन सिंदूर पर एक बुक निकाली थी। ढिल्लन ने ऑपरेशन सिंदूर नाम से ही एक निकाली थी बुक, ठीक है ना, वो भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर भी स्वप्निल पांडे की ये पुस्तक विंग्स ऑफ वेलोर भी इंपॉर्टेंट है। बाकी और भी कुछ पुस्तकें हैं, उनका रिवीजन करेंगे, जैसे लिविंग द विवेकानंद वे, निखिल यादव और अनन्या अवस्थी ने लिखा। व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर DY चंद्रचूड़ ने लिखा है। वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस मनीष मुंद्रा की पुस्तक है। डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डेलिमिटेशन रवि के मिश्रा की पुस्तक है। डिफरेंट बट नो लेस अनुपम खेर की पुस्तक। इंडियाज फर्स्ट रेडिकल्स रोंसिका चौधरी की पुस्तक। द कॉन्शियंस नेटवर्क सुगाता श्रीनिवास राजू। अ ट्रीटीज फॉर द रिमार्केबल रोहित आर कौशिक की पुस्तक। और द इमरजेंसी डायरीज अमित शाह की पुस्तक है। ठीक है, अगला, आंध्र प्रदेश में आयोजित 62वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? 62वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप हुआ आंध्र प्रदेश में, और इस खिताब को जीत लिया है किसने? इसको जीत लिया है इनियन पनीर सेल्वम ने। इनियन पनीर सेल्वम, देखिए ग्रैंड मास्टर हैं ये, इनियन पनीर सेल्वम, इन्होंने ये जीत लिया हुआ है। 15 वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय मास्टर H गौतम कृष्ण के साथ बराबरी का अंक इन्होंने हासिल किया और 62वीं राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। दूसरे पर गौतम कृष्ण रहे, थर्ड पर रहे शशि किरण कृष्णन। अब ग्रैंड मास्टर की बात आए अगर, तो आप ये याद रखना कि ग्रैंड मास्टर बनने के लिए, GM का उपाधि पाने के लिए आपको 2500 ELO पॉइंट स्कोर करने होते हैं। ठीक है, 2500 ELO पॉइंट स्कोर करने होते हैं। इसके अलावा भी 2 और इवेंट होते हैं। अच्छा, ग्रैंड मास्टर पहले भारतीय कौन बने थे? तो पहले GM जो थे, भारत के पहले GM जो थे वो थे विश्वनाथन आनंद। ठीक है ना, भारत के पहले GM हैं ये। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि ये कब बने थे, तो ये 1988 में बने थे, 1988 में। और इसके लिए इनको 1991 में पहला खेल रत्न भी मिला था। राजीव गांधी खेल रत्न तब जाना जाता था, अब तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया। उस टाइम पर पहला खेल रत्न भी इनको मिला था। सबसे ज़्यादा भारत के ये विश्व विजेता भी हैं।
भारतीय सेना द्वारा संयुक्त राष्ट्र सैन्य योगदानकर्ता देशों में के प्रमुखों का सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो भारतीय सेना ने आयोजित किया है, तो भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र सैन्य योगदानकर्ता देशों का एक सम्मेलन था ये, ठीक है, तो UNTCC का सम्मेलन था। तो इसका आयोजन अभी किया गया है और ये 14 से किया जाएगा, मतलब 14 अक्टूबर से 16 अक्टूबर के बीच में नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इसमें 30 से ज़्यादा संयुक्त राष्ट्र शांति सेना देशों के शीर्ष सैन्य अधिकारी हिस्सा लेंगे। इसका उद्देश्य होगा कि वैश्विक एकता और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता मजबूत करना। आपको पता हो कि भारत भी यूएन के पीस कीपिंग फोर्सेज में अपनी सेनाएं या अपने सैनिकों को भेजा करता है। तो भारत भी यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्स का हिस्सा है, सदस्य है एक प्रकार से। ऐसे ही 30 से ज़्यादा देश भी ऐसे ही अपने अपनी सेनाओं के कुछ अधिकारियों को, कुछ सैन्यकर्मियों को भेजा करते हैं। यूएन पीस कीपिंग फोर्स क्या करता है कि जिन देशों में स्थिति ठीक नहीं रहती है, गृह युद्ध जैसे हालात रहते हैं, वहाँ पर उनके पास खुद की सेना नहीं रहती है, तो वहाँ पर ऐसे यूएन की तरफ से सेना भेज जाते हैं। मोस्टली ऐसा अफ्रीकी देशों में देखने को मिलता है। तो कई बार शहीद भी हो जाते हैं, ठीक है ना। भारत के भी बहुत सारे जवान शहीद हो चुके हैं और अवार्ड भी दिया जाता है। हाल ही में गुजरात तट के करीब पहुंचने वाले चक्रवात शक्ति का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? तो गुजरात तट पर भाई एक तेजी से तूफान बढ़ रहा है, पहुंच रहा है, नाम है शक्ति। तो ये शक्ति साइक्लोन जो है, इसको नाम किसने दिया है? ये नाम दिया गया है श्रीलंका के द्वारा, ठीक है ना। किसके द्वारा? श्रीलंका के द्वारा। अब आप कहोगे गुजरात में तूफान आ रहा है, नाम श्रीलंका दे रहा है, ये क्या मामला है? तो देखिए होता क्या है एक्चुअली में कि भारत के आसपास, भारत का जो प्रायद्वीपीय हिस्सा है उसके आसपास जो आप जो समुद्र देखोगे, बंगाल खाड़ी है, इधर इधर अरब सागर है, नीचे हिंद महासागर है, यहाँ पर अगर कोई चक्रवात आता है, कोई चक्रवाती तूफान आता है, तो ये जो देश हैं आसपास के, इन सब पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो ये सब देशों ने मिल करके एक संगठन बनाया, इंटरनेशनल मौसम संगठन होता है, उसके द्वारा डिसाइड किया गया इस रीजन में जो तूफान आएगा तो आप लोग एक नाम की लिस्ट हमें दे दो, उस नाम की लिस्ट के अनुसार ही हम बारी बारी नाम रखा करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल आपके आएगा आपके दिमाग में कि भाई ये लिस्ट जो आएगी, जो नाम दिया जाएगा, ये क्यों दिया जा रहा है? क्या जरूरी है नाम देना? भाई आंधी तूफान का नाम क्या देना कि आंधी आ रही, तूफान आ रही, इसको नाम दोगे? हाँ, देना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि देखो जब आंधी तूफान चक्रवात आते हैं तो उससे जान माल की हानि होती है। लेकिन हानि होने का नाम से क्या मतलब ये है कि जब एक बार देश की जान माल की हानि हुई, नुकसान हुआ, तो वो तूफान किस रफ्तार से था और किस प्लेस से उठा था, कितने दिन में पहुंचा था, कितनी देर में पहुंचा था, कहाँ कहाँ तक हिट किया था, कितना नुकसान पहुंचाया था, ये सब कैलकुलेट करना भी ज़रूरी होता है। अब कैलकुलेट करने के लिए अब मान लो जब नामकरण नहीं दोगे तो कैसे जानोगे? और एक जन भावना में अवेयरनेस फैलाना भी। अब देखो जैसे शक्ति तूफान है, अब मैं बोल रहा हूँ, आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ गया कि यार शक्ति तूफान आया, शक्ति तूफान, ये शक्ति क्या है? या कुछ भी ऐसा नाम, हिबली तूफान, मगहला तूफान, कुछ भी बोल दूंगा तो आपको अच्छे से वो याद हो जाएगा कि हाँ ये इस नाम का तूफान आया हुआ है ना। तो वो अच्छे से अवेयरनेस भी पहुंच जाती है। तीसरा कारण ये कि एक रिकॉर्ड बन करके रखा रहता है कि भाई ये कितनी तेज आया था, कितना दूर तक नुकसान पहुंचाया था, उस टाइम पर सरकार ने कितने लोगों को इवैक्यूएट किया था, कितने लोग मारे गए थे, इस बार ना मारे जाएं तो क्या करना चाहिए। ठीक है भाई, अगर 5 किलोमीटर अंदर तक इफेक्ट था तो 5 किलोमीटर तक खाली करवा लो अगली बार। तो ये इसीलिए नामकरण किया जाता है। अब इसके लिए यहाँ पर नाम डिसाइड करने का क्या किया गया, सबकी लिस्ट मांगी गई। तो अब अपने वाले जो रीजन है उसमें 13 देश शामिल हैं, सॉरी 13 नाम दिए गए हैं और 13 देश भी शामिल हैं। हाँ, तो अब ये 13 देश जो है ना, कौन कौन से हैं इनको देख लो। जो अपनी तरफ तूफान आते हैं उनके लिए नामकरण पहले से दे रखे हैं, नाम की लिस्ट दे रखे हैं, इसी के अनुसार आता है, ईयर बाय ईयर नाम दिया जाता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। इसमें देश में आप देखोगे बांग्लादेश है, इंडिया है, ईरान है, मालदीव है, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरेबिया, श्रीलंका, थाईलैंड, यूनाइटेड अरब अमीरात और यमन। अब ये 13 देश अपने ग्रुप में हैं। इन 13 देशों ने अपने अपने 13 नामों की लिस्ट दे रखी है। अब प्रॉपर बाकायदे लिस्ट 1 शुरू होती है और लिस्ट 1 जब खत्म हो जाएगी फिर लिस्ट 2, फिर लिस्ट 3, फिर लिस्ट 4, ऐसे से नाम चलता रहता है। जब ये लिस्ट का सारा तूफान आ जाएगा कुछ सालों के बाद, तब फिर नई लिस्ट तैयार की जाएगी। जैसे अभी देखो ये न्यू लिस्ट आई हुई है, इससे पहले 9 देशों की लिस्ट थी। अब आप देखोगे अभी जो मैं शक्ति तूफान बता रहा हूँ और बोल रहा हूँ श्रीलंका ने नाम दिया है, तो देखो श्रीलंका ने नाम दिया था आसानी पिछली बार, इस बार शक्ति नाम दिया है।
यानी इससे पहले ये तूफान आ चुके हैं, ये तूफान आ चुके हैं। अब अगला तूफान कौन सा आएगा? मंथा आएगा। मंथा किसने दिया है? थाईलैंड ने दिया है। फिर सेनियार आएगा, फिर आएगा दितवाह। ये सब तूफान आने वाले दिनों में तूफान है, ठीक है। भारत ने कौन कौन सा नाम दिया है? तो भारत ने गति दिया है तेज, मुरासू, आग, व्योम, जहार, प्रभो, नीर, ये प्रभंजन, घूर्णी, अम्बुद, जलानी और वेगो, ये नाम भारत ने दिए हैं। तो भारत का 2 नाम आ चुका है, यानी गति और तेज, ठीक है। अगला भारत का नाम मुरासू आएगा। समझ में आ रही बात? तो ये ऐसे ही नामकरण किया जाता है। लेकिन तूफान कौन कौन से आएंगे ये आएगा जब लिस्ट 2 खत्म हो जाएगी, तब लिस्ट 3 शुरू होगा, ठीक। और ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अपने देश के नाम है। चलिए, तो ये तो मैंने आपको सब बता दिया। तो श्रीलंका ने ये नाम दिया है, ये बात याद रखना, ये पूछा जाता है। अगला, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश में 4 साल में हिम तेंदुओं की संख्या में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? तो हिमाचल प्रदेश में पिछले 4 सालों में ना 62% की वृद्धि देखी गई है, 62% की ग्रोथ देखने को मिली है। आप ये आर्टिकल देखिए, हिमाचल प्रदेश नाउ होम टू 83 स्नो लेपर्ड काउंट अप टू बाई 62% इन 4 ईयर। अब टोटल 83 हो गए हैं स्नो लेपर्ड, यानी हिम तेंदुए हो गए हैं हिमाचल प्रदेश में। तो अब 83 हो गए हैं, पहले कितनी संख्या थी? तो 51 थी। लेकिन 2021 से 4 सालों में ही 83 हो गई बढ़कर, मतलब 62% की ग्रोथ हुई है। तो ये है हिम तेंदुओं की बात, हिमाचल प्रदेश में हुई है। 2 से 8 अक्टूबर के बीच में वन्यजीव सप्ताह मनाया जा रहा है, इसको याद रखना। अभी वन्यजीव सप्ताह से 2 क्वेश्चन आ गए हैं, तो इसलिए ये याद रखना। ये हिमाचल प्रदेश के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश आपको मैप में यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये रहा हिमाचल प्रदेश आपका। ये उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, पंजाब से, इधर लद्दाख से, इधर जम्मू कश्मीर से अपना बॉर्डर लगाता है। राजधानी इसकी धर्मशाला और शिमला होती है। और इसके बाद 12 जिले हैं, 68 विधानसभा में सीटें, 4 लोकसभा में और राज्यसभा में 3 सीट जाती है। सुखविंदर सिंह सुक्खू INC हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से यहाँ के CM हैं। गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला हैं। यहाँ पर खजियर झील है, परासर झील है, रेणुका झील है, चंदताल, सूरजताल प्रमुख झीलें हैं। ग्रेट हिमालयन और पिन वैली दोनों ही नेशनल पार्क एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, याद रखना। और कालीछो, कुगती दर्रा है, नाटी, कखरी, कुंगटी इत्यादि। अगला, हाल ही में डॉक्टर जी पारिक का निधन हो गया 100 वर्ष की आयु में। और ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो डॉक्टर जी पारिक ये साथियों थे, राजनीति कर सकते हैं, राजनीति वैसे नहीं, इनको आप कह सकते हो एक प्रकार से समाज सुधारक टाइप के थे। तो राजनीति से संबंधित और समाज से संबंधित सुधारक टाइप में समाजवादी नेता थे। और ये एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था ना, महात्मा गांधी जी ने शुरू कराया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेज जो है पकड़ पकड़ के लोगों को जेल में डाल रहे थे। उनमें से एक व्यक्ति ये भी थे जो 1 महीने की जेल की सजा काट कर आए थे। तो इनका अभी निधन हुआ है। ये मुंबई में इनका डेथ हुआ, 2 अक्टूबर 2025 को ही निधन हुआ है। महात्मा गांधी जी की जयंती के दिन का निधन हुआ है। खैर, इनका ये भी क्लेम था कि ये महात्मा गांधी जी से मिले भी थे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के लिए 10 महीनों के लिए, सॉरी 1 महीना नहीं, 10 महीनों के लिए जेल होकर आए थे। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदार ये थे। तो और आपातकाल के दौरान 1975 से 70 का विरोध किया था, इसके कारण फिर से इनको जेल हुई थी। तो मतलब इमरजेंसी में भी गए थे जेल, और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी जेल गए थे। समाजवादी नेता थे जी पारिक, इनका निधन हो गया है। ठीक है जी। तो ये प्रमुख और निधन हैं जो पिछले दिनों में हुए हैं। इनका आप अगर रिवीजन करना चाहो तो रिवीजन कर सकते हो। जैसे पंडित छन्नूलाल मिश्रा का, जो कि निधन हुआ, प्रमुख गायक थे। SL भैरप्पा कन्नड़ उपन्यासकार थे, इनका निधन हुआ। हेराल्ड डेनिस सेवानिवृत्त अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर थे। DD लपांग मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री। बॉब सिम्पसन ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध क्रिकेटर। TN मनोहरन IDBI बैंक के चेयरमैन थे। सत्यपाल मलिक कई राज्यों के राज्यपाल थे। शिबू सोरेन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे। लॉर्ड मेघनाथ देसाई प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। इन सब का निधन हुआ है। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगी और वन लाइनर आपको अरत्ताई चैनल पर मिलेगा। अरत्ताई चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको आप ज्वाइन कीजिए। कल मैंने आपसे पूछा था हुरून इंडिया रिच लिस्ट में शीर्ष पर कौन है? तो मुकेश अंबानी है। किसके आत्मकथा की प्रस्तावना PM मोदी द्वारा लिखी गई है? तो इनमें से सभी की, जॉर्जिया मेलोनी, हेमा मालिनी और आनंदीबेन पटेल, इन सभी की प्रस्तावना PM मोदी के द्वारा लिखी गई है। अब आज का क्वेश्चन, आज आपको बताना है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का MD और CEO किसे बनाया गया है?
कल की ही वीडियो मैंने बताया था, तो ये क्वेश्चन वन लाइनर में चला जाए, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन लिया गया है ऑफ द डे में। ठीक है, भारत के पहले कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया था, कमेंट करके ये भी बताइएगा। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, क्लास देखने के लिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।